नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीरो जंक्शन में स्वागत करती हूँ। और हम लोग कर रहे हैं सीपीसी की सीरीज। सीपीसी की सीरीज को करते करते आज हम पहुंच गए हैं इस वाले लेक्चर पर, जिसमें कि हम बात करेंगे वाद करने के स्थान के बारे में, आगे के सेक्शंस की। ठीक है, अब तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। जो इसका पार्ट शुरू होने से पहले प्रीलिमिनरी पार्ट शुरू होता था वो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने पार्ट 1 को स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हम 3 सेक्शन देख के आए थे, 9, 10, 11। फिर 12 से 17 को हमने इसके बाद वाली क्लास में देख लिया था। और आज हम 17 से बाकी बचे हुए सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक इस पार्ट को लेके जा सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सीपीसी की सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है, वो आज ही जाकर इस सीरीज को शुरू कर सकते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3-4 क्लास हुई है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि न्यू क्रिमिनल लॉज को हम पढ़ना चाहते हैं मैम, तो न्यू क्रिमिनल लॉज के ऑल वीडियोस हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। और किसी को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी डीलो क्लासेस की ऐप। डीलो क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा न्यू क्रिमिनल लॉज आपके कहाँ पर अवेलेबल है? यूट्यूब पर तीनों करा रखे हैं। आरजेएस के कुछ माइनर एक्ट अवेलेबल हैं, अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग कहीं क्लासेस ले रहे हैं वो रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में ही छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड, सीजीएस से रिलेटेड कुछ माइनर एक्ट्स अवेलेबल हैं, वो लोग भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अभी हमारी रिसेंटली सीरीज चल रही है वो कौन सी चल रही है? सीपीसी की सीरीज चल रही है, जिसमें लगभग 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है आज ही जाके देखना शुरू कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है, फाइनली हम शुरू करते हैं हमारा वाद करने के स्थान के बारे में पार्ट। देखिए, सबसे पहले हमने 15 को देखा था, तो 15 ने हमको बोला था कि वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा, न्यायालय वो होगा जो निम्नतम श्रेणी का न्यायालय होगा। सेक्शन 16 ने हमको बताया था वादों का वहां संस्थित किया जाएगा जहां पर विषय वस्तु स्थित है। तो जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट थे वो किसके संबंध में थे? इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में। और जो लास्ट वाला पॉइंट था वो था मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के संबंध में। ठीक है, तो इसके बाद है 17 सेक्शन आया था। 17 सेक्शन क्या बात कर रहा था कि विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद, ये हम देख चुके थे। अब सेक्शन 18 को देखो। सेक्शन 18 कह रहा है कि जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, अनसर्टेन है, तो क्या सिचुएशन रहेगी, तब वाद करने का स्थान कौन सा रहेगा? तो वहां उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका समाधान हो जाता है कि अनसर्टेनिटी है, तो कोई भी कोर्ट क्या कर सकेगा? वाद ले सकेगा, एक्सेप्ट कर सकेगा वाद को। क्या होगा मतलब कि भाई ये किसी प्रॉपर्टी के संबंध में वाद है, मान लीजिए इस घर के संबंध में वाद है, इस मकान से संबंधित कोई गार्डन जुड़ा हुआ है, कोई जमीन जुड़ी हुई है, कोई गैराज, कुछ भी जुड़ा हुआ है इससे रिलेटेड। तो अब ये अनसर्टेनिटी है कि भाई ये कहाँ पे आएगी, प्रॉपर्टी किस कोर्ट के अंतर्गत आएगी। तो कोई भी कोर्ट हो सकता है रीजन रिकॉर्ड करते हुए, ये बात इंपॉर्टेंट है कि रीजन रिकॉर्ड करते हुए उसको दाखिल कर सकता है, उस चीज को लिखेगा कि भाई वो उसको क्यों ग्रहण कर रहा है। किसी भी वाद को ग्रहण करने का, उसको निपटारा करने के लिए रीजन रिकॉर्ड करते हुए आगे क्या करेगा? प्रोसीडिंग कर सकता है। कब, किस सिचुएशन में? जब कोर्ट की अधिकारिता की जो सीमाएं हैं वो अनिश्चित हैं, यानी उस प्रॉपर्टी के संबंध में डिसाइड नहीं है कि भाई कहां पर वाद दायर किया जाए, तो कोई भी कोर्ट रीजन रिकॉर्ड करते हुए अगर उसको अधिकारिता है तो वो आगे उसको एक्सेप्ट कर सकेगा और उसके लिए आगे प्रोसीडिंग कर सकता है। उस वाद में उस डिक्री का वही इफेक्ट होगा मानो वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती हो। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या बोला देखिए इस वाले पॉइंट में, जब न्यायालय सक्षम अधिकारिता रखता हो, मतलब उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन रखने की सक्षमता होनी चाहिए कि भाई वो जैसे होता है ना कई बार कि 25,000 रुपए तक का मामला सुन सकता है तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 50,000 रुपए तक का मामला सुन सकता है तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये वाली बात कर रहा है। तो यानी उस कोर्ट को वो मामला सुनने की अधिकारिता होना चाहिए और रीजन रिकॉर्ड करना आवश्यक है।
यानी कि मान लीजिए जो विषय वस्तु है उसकी स्थानीय अधिकारिता अनिश्चित है। अब किसी कोर्ट के पास में वो मामला आता है। अगर उस कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो सीमाएं हैं वो अनिश्चित हैं, तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा। रीजन रिकॉर्ड करते हुए देखेगा कि भाई ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं या नहीं, किस आधार पर कि भाई मुझे इसकी अधिकारिता है या नहीं। यानी सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय उस कोर्ट को ग्रहण करेगा, उसके आगे प्रोसीडिंग्स करेगा निपटारा करने के लिए। आई बात समझ में? अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस आक्षेप को तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक अनिश्चितता के लिए युक्तियुक्त आधार नहीं था। यानी कि जो अपील और पुनरीक्षण न्यायालय उसको तब तक ग्रहण नहीं करेगा, तब तक आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगा जबकि उस अनिश्चितता की कोई युक्तियुक्त आधार ना हो और उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता नहीं हो। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित रह गया हो। तो ये सारी बात हमको सेक्शन 18 ने कही है। बेसिकली सेक्शन 18 की हेडिंग क्या है कि जब न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है तो कौन वाद को ग्रहण करेगा और कौन वाद को ग्रहण नहीं कर सकता। आई बात समझ में? सेक्शन 19 की तरफ चलते हैं। देखिए सेक्शन 19 क्या बोल रहा है। शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद, सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। यानी कि क्या बोल रहा है, जब वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष या प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय में किया गया और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, कोई कारोबार करता है, लाभ के लिए काम करता है, तो वाद वादी के विकल्प पर, यानी किसके विकल्प पर? वादी के ऑप्शन पर उक्त न्यायालयों में से किसी में भी वाद दायर किया जा सकता है। यानी क्या कर सकता है, प्रतिवादी उससे रिक्वेस्ट कर सकता है, तो प्रतिवादी के ऑप्शन पर रहेगा कि वो वाद कहां पर दायर करे। ठीक है, इसमें जो बेसिकली हमको बात याद करने की है वो ये है कि प्रतिकर के ऑप्शन पर, प्रतिवादी के ऑप्शन पर रहेगा, ये प्रतिवादी के ऑप्शन पर रहेगा कि वो कहां पर वाद दायर करे। इसके बाद देखिए आप इसके इलस्ट्रेशंस को देखिए। इसके जो एग्जांपल्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि दिल्ली में निवास करने वाला कै कलकत्ते में कै को पीटता है, कै कलकत्ते में या दिल्ली में कै पर वाद ला सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रतिवादी की जगह वादी कर लीजिए। डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि वादी के विकल्प पर रहेगा, प्रतिवादी बोल दिया मैंने, वादी के विकल्प पर रहेगा कि उक्त न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है। लास्ट वाली लाइन सेक्शन की लिख रखी है। ठीक है, और इसके इलस्ट्रेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है। इसके इलस्ट्रेशंस जो हैं, एग्जांपल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, क्योंकि प्री में कई बार डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए जब मैं आपको ये चीज सीपीसी पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं करी कि मैं पेड वालों को पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ा रही हूँ। मैं बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ा रही हूँ जैसे कि यूट्यूब पे उन्हीं बच्चों को वैसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे मैं पेड वालों को पढ़ाती हूँ। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये चीज तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिस हिसाब से मेहनत की जा रही है उस हिसाब से व्यूज नहीं आ रहे हैं। अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो थोड़े दिन में सीरीज को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टीम से फिर ऑप्शन मिलने लग जाता है कि भाई आपके ऊपर इसके ऊपर व्यूज आ ही नहीं रहे, लोग पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर आप इस सीरीज को आगे क्यों बढ़ा रहे हो। तो अगर ये सीरीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, आपका जेएलओ का सिलेबस कवर, अगर आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे हमारे साथ में, तो हम कोशिश करेंगे टीम से बात करके कि आपको जेएलओ का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे करा दिया जाए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसको लाइक करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे, सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर जब टीम से हमको ऑर्डर मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। अदरवाइज हमको ये सीरीज बंद करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कितने दिन तक आप इसको देखते हैं, 10-12 क्लास तक हम करके देखते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू कर पाए, अच्छे व्यूज आ गए, तो ये सीरीज आगे बढ़ेगी, वरना ये सीरीज बंद हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो हम टीम से बात करके, अभी नहीं है जेएलओ का सिलेबस पूरा यूट्यूब पे कराने का मानस, पर अगर आप लोग इसको अच्छे व्यूज देंगे, इस सीरीज को अच्छे व्यूज वगैरह देंगे, तो फिर हम बात करेंगे टीम से कि जेएलओ का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर फ्री में करा दिया जाए। ठीक है, तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में। अब सेक्शन 20 की बात करते हैं। सेक्शन 20 बोलता है अन्य वाद वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करता है या वाद हेतुक पैदा हुआ है, वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। क्या बोल रहा है ये वाला जो है ना, रेजिडुअल रूल है। कौन सा रूल है? रेजिडुअल रूल है।
मतलब बोल रहा है कि जहां पर 16, 17, 18, 19, यानी जहां हम पढ़ के आए थे ना पहले, 16 से लेके 19 से जो भी भिन्न मामले होंगे वहां पर सेक्शन 20 एक रेजिडुअल रूल निकलेगा और बोलेगा कि अन्य वाद वहां संस्थित किया जाएगा जहां पर डिफेंडेंट रहता है, कोई कारोबार करता है या अपने लाभ के लिए काम करता है। आई बात समझ में? या फिर अगर वो पहले रहते थे अब नहीं रहते, यानी मान लीजिए अजमेर में रहता है डिफेंडेंट, अजमेर में डिफेंडेंट रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर वाद दायर किया जाएगा। पर ये पहले जयपुर में रहता था, पहले जयपुर में रहता था, तो ये कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट की परमिशन से क्या कर सकता है, जयपुर में भी वाद दायर कर सकता है चाहे तो, और अगर वो अजमेर में चाहना चाहता है कि यहाँ वाद दायर किया जाए तो यहाँ पे भी वाद दायर कर सकेगा। वाद हेतु कैसा होना चाहिए, चाहे से पूरा उत्पन्न हुआ हो या पार्टली उत्पन्न हुआ हो। होल मतलब चाहे से वाद हेतु पूरे मकान के संबंध में उत्पन्न हुआ हो या इसके किसी रास्ते के संबंध में उत्पन्न हुआ हो, तो भी क्या हो सकता है, ऐसा वाद दायर किया जा सकता है। निगम, निगम के संबंध में क्या होगा, जहां उसका कोई प्रधान और अधीनस्थ कार्यालय है वहां पर वाद दायर किया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत बड़ा सेक्शन है लेकिन इसको कंक्लूड करके लेके आए और इसके इलस्ट्रेशंस छोड़ने नहीं है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आप इनके इलस्ट्रेशंस को साथ साथ देखते हुए चलेंगे। किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप डीलू क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे जाके डीएम है बरखा शर्मा, उस पर आप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका HW है कि जितने भी आपको उदाहरण दे रखे हैं वो आपको आज की तारीख में कंप्लीट करने हैं। अब तक जितने हम इलस्ट्रेशंस देख चुके हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्टली आजकल इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 20 क्या है, रेजिडुअल रूल है, अन्य वाद वहां संस्थित किया जाएगा जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, वाद हेतु पैदा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 21 किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्शन की। स्टार्टिंग में आपने देखा था, हमने एक चार्ट बनाया था जो बताया था वाद लाने का स्थान कहाँ पर है, फिर ऑब्जेक्शन वाली बात आ जाएगी, फिर ट्रांसफर वाली बात आ जाएगी। तो सेक्शन 21 आक्षेप की बात कर रहा है, ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है, अधिकारिता के बारे में आक्षेप, यानी कि जो जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है सेक्शन नंबर 21। याद होना चाहिए हमको, हेडिंग याद होनी बहुत जरूरी है। तो क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहले बोलता है वाद लाने के स्थान के संबंध में प्रोविजन। कहाँ पढ़ के आए थे अभी हम, 15 से लेके 20 तक पढ़ के आए थे। तो 15 तो जनरल रूल बताता है, ठीक है, लेकिन 16 से लेके जो 20 तक में हम प्रोविजंस पढ़ के आए हैं उनके संबंध में कोई भी जो ऑब्जेक्शन है अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा कब अनुज्ञात किया जाएगा और कब अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, वो हमको सेक्शन 21 बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है ये कि इसको तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक प्रथम अवसर पर, यानी सबसे पहले जो फर्स्ट हियरिंग वगैरह हुई थी, पहले मामले में विवादक जब स्थिर किए जाते हैं, न्याय की निष्फलता नहीं हुई हो, यानी किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला हो, ऐसी सिचुएशन है अगर, तो क्या करेगा, अनुज्ञात करेगा, अन्यथा उसको अनुज्ञात नहीं करेगा। न्याय की निष्फलता या अन्य कारण से धन संबंधी लिमिटेशन के आधार पर, सक्षमता के आधार पर आक्षेप अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जा सकता है। अगर न्याय की निष्फलता हुई हो या कोई जो धन संबंधी उसकी लिमिटेशन है उसके सक्षमता के आधार पर अपील या जो पुनरीक्षण न्यायालय है उसको अनुज्ञात कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा था कि पहले अवसर पर जब विवादक स्थिर वगैरह किए गए हैं, न्याय की निष्फलता ना हुई हो तो अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अगर न्याय की निष्फलता हुई है, धन संबंधी कोई लिमिटेशन है, उसकी सक्षमता के आधार पर अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उसको क्या कर सकता है, अनुज्ञात कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, जब एग्जीक्यूशन वाली बात आती है, निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता, जो एग्जीक्यूशन कोर्ट होता है उसकी जो जुरिस्डिक्शन होती है उसकी स्थानीय सीमाओं के आधार पर, असक्षमता के आधार पर आक्षेप न्यायालय की अगर निष्फलता ना हुई हो तो अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर न्याय नहीं मिला हो तो अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। न्याय की निष्फलता ना हुई हो तो अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आए तीनों पॉइंट। अब देखिए सेक्शन 21 ये क्या बोल रहा है। सेक्शन 21 ये बोल रहा है, सबसे पहले तो देखिए 1976 से ये जुड़ा था, नया संशोधन है, 1976 से जुड़ा था, मतलब पहले नहीं था, बाद में जुड़ा था। 21A
और हमको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो हमको पता होना चाहिए कौन सा प्रोविजन कब से जुड़ा है। 1976 के जुड़ा था ये। सबसे पहले बोल रहा है वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। क्या बोल रहा है? बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्विंग। इसका मतलब ये है कि सेम पार्टीज है, सेम टाइटल है, ये हम घर शुरू से बना रहे हैं। इस घर के लिए ए और बी के बीच विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। सेम पक्षकार हो गए, सेम पार्टीज, और सेम क्या है? टाइटल। सेम टाइटल हो गया, यहाँ पे सेम पार्टीज हो गई। ठीक है, सेम पार्टीज है, सेम टाइटल है, तो वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप। वाद लाने का स्थान कहाँ पे पढ़ा है हमने? 15 से 20 में हम पढ़ के आए थे। इनके बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन, केवल कि भाई वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप है, तो केवल कोई वाद नहीं लाया जाएगा डिक्री को अपास्त करने के लिए। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है? रोक रहा है। वर्जन मतलब रोक रहा है, बार कर रहा है, रोक रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई डिक्री को अपास्त करने के लिए केवल वाद के स्थान के बारे में आक्षेप पर वाद को रोक दिया जाएगा, ऐसा वाद नहीं लाया जाएगा। 21A सीधी बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए लैंग्वेज देखिए। उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में पारित डिक्री की विधि मान्यता को वाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई वाद नहीं लाया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? केवल ऑब्जेक्शन ओनली ऑप्शन हियर। सेक्शन नंबर 22 देखो। अब सेक्शन नंबर 22 क्या बोल रहा है? जो वाद एक से अधिक न्यायालय में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति, यानी कि पावर टू ट्रांसफर सूट विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट्स। तो क्या होगा? जहां कोई वाद दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किसी में एक से एक में संस्थित किया जा सकता है। ठीक है, एक ये कोर्ट है, कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, इनमें से किसी में भी अगर संस्थित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया गया है। मान लीजिए कोर्ट 1 में संस्थित किया गया है। संस्थित किया गया है मतलब यहाँ पे केस लगाया गया है। ठीक है, तो वहां कोई भी प्रतिवादी अन्य पक्षकारों को सूचना देने के बाद सर्वप्रथम अवसर पर, यानी सबसे पहले, और उन सब मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जा सकते हैं, मतलब जिन जिनको वो यहाँ पर विवादक बना सकता था, उन सब आधारों पर ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले किसी अन्य न्यायालय को वाद के अंतरित किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। मान लीजिए ये ए और बी है, इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है और मामला इनमें से किसी भी कोर्ट में, 3rd नंबर के केस, इसको कोर्ट को हटा दो आप। ठीक है, 2 कोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, ए और बी। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, इनका विवाद चल रहा है। यहाँ पे इसने केस लगाया है ए ने। ठीक है, और वो सब आधार लिए हैं जिनके, वो सब विवादक लिए हैं जिनके आधार पर वो अपना केस दायर कर सकता था। अब ये चाहता है कि इसका जो केस है वो कोर्ट 1 में ना चल के कोर्ट 2 में चले, तो क्या वो ऐसा ट्रांसफर करवा सकता है? तो बेसिकली सेक्शन नंबर 22 हमको यही बोल रहा है कि भाई जहां कोई वाद एक से अधिक न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है उनको अंतरित करने की शक्ति बेसिकली हमको यहाँ पर दी गई है। तो बेसिकली ये हमारी जनरल बात हुई। अब देखते हैं एक बार इसमें क्या लिख रखा है कि प्रतिवादी या अन्य पक्षकारों को सूचना देने के बाद में ए क्या करेगा कि भाई बी या इससे जुड़े हुए अदर पर्सन हैं, उनको सूचना देने के बाद क्या कर सकता है? किसी अन्य न्यायालय को, यानी अगर कोर्ट 1 में मामला है तो कोर्ट 2 को वाद में अंतरित करने का आवेदन कर सकेगा। कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस न्यायालय में आवेदन किया जाए, कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो यानी कि परमिशेबल जो कोर्ट होगी, परमिशेबल कोर्ट में क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है कभी भी कि कौन सी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो जिसको अनुमति है उस कोर्ट में ट्रांसफर होगा। परमिशेबल कोर्ट में ट्रांसफर से मतलब है सेक्शन 16 से 20 वाले जो कोर्ट है, वाद लाने के स्थान में पढ़ के आए थे ना, उन कोर्ट में
ट्रांसफर किया जाएगा और एप्लीकेशन कौन लगाएगा? डिफेंडेंट, एप्लीकेशन बाय डिफेंडेंट। ठीक है, ये पूछने जाने वाले पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख के लेके आई हूँ, कोई बुक में नहीं मिलेंगे, नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो डीलो क्लासेस की ऐप से आपको लेने पड़ेंगे, डीलो क्लासेस की ऐप से आपको लेने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला वाला पॉइंट देखो, सेक्शन 23 क्या बोल रहा है कि किस न्यायालय में आवेदन किया जाए, किस न्यायालय में आवेदन किया जाए, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। तो क्या होगा, देखिए कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है इसके अंतर्गत भी। तो अधिकारिता रखने वाले कोर्ट में एक ही अपील कोर्ट के अधीनस्थ हैं, वहां सेक्शन 22 में आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। इसको समझने से पहले पहले एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जहां अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय हैं, ठीक है, जुरिस्डिक्शन रखने वाले कई न्यायालय हैं, एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं। यानी कि मान लीजिए ये हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट के नीचे ये सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के नीचे ये अन्य कोर्ट हैं जो अधीनस्थ है इनके। तो जो ये सेशन कोर्ट है इसके ये वाले या फिर ये वाले, इनके अधिकारिता रखने वाले कोर्ट एक ही अपील कोर्ट के अधीनस्थ है। तो ये अन्य जो कोर्ट है ये किसके अधीनस्थ है? या तो सेशन कोर्ट के अधीनस्थ है या हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। तो क्या होगा, अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वह सेक्शन 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। मान लीजिए अगर ये अधीनस्थ कोर्ट करेगा तो इसमें अपील की जाएगी, सेशन कोर्ट करेगा तो इसके अंतर्गत अपील की जाएगी। ऐसे कोर्ट डिफरेंट अपील कोर्ट के अधीन है। यानी कि मान लीजिए ये कोर्ट है दो, ये अलग उसके अंतर्गत है, हाई कोर्ट के अंतर्गत है, हाई कोर्ट में अपील हो रही है। तो मान लीजिए एक इस कोर्ट में है, एक इस हाई कोर्ट में है। मान लीजिए एक जयपुर के में आ रहा है और एक हमारे गुजरात के में आ रहा है, ये मान लो आप। तो एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट उस हाई कोर्ट में आवेदन करेंगे। क्या बोल रहा है, जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीन होते हुए एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहां वे आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाएगा। यानी अगर डिफरेंट अपील कोर्ट है तो हाई कोर्ट में आवेदन किया जाएगा, डिफरेंट अपील कोर्ट है तो हाई कोर्ट में आवेदन किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, इसको अभी स्किप कीजिए, इसको हम थर्ड के साथ में पढ़ेंगे कि विभिन्न न्यायालयों वाला। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक बार पूरा इरेज करते हैं, दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले बोल रहा है अधिकारिता रखने वाला कोर्ट है, ये कोर्ट है, इसको अधिकारिता है, एक ही अपील कोर्ट के अधीनस्थ है। मान लीजिए ये सेशन कोर्ट के अधीनस्थ है, सेशन कोर्ट में इसकी अपील होती है। तो क्या होगा, ये इसमें अपील करेगा। ठीक है, सेक्शन 22 में आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। अगर मान लीजिए ये अधीनस्थ कोर्ट है, इस अधीनस्थ कोर्ट की अपील सेशन कोर्ट में होती है, तो सेशन कोर्ट में इसका अपील करेगा। पर मान लीजिए ऐसे कोर्ट डिफरेंट अपील कोर्ट के अधीन है, मतलब अलग अलग सेशन कोर्ट के अधीन इनकी अपील होती है, इस सेशन कोर्ट 1 में, सेशन कोर्ट 2 में, ऐसे करके अलग अलग जगह पे। तो ये क्या करेगा, इनकी जगह है ना हाई कोर्ट में आवेदन करेगा। सेकंड नंबर का पॉइंट बोल रहा है हमको, ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट बोल रहा था। और थर्ड नंबर का पॉइंट पता है क्या बोल रहा है कि ऐसे कोर्ट डिफरेंट हाई कोर्ट में है, यानी हाई कोर्ट नंबर 1 और हाई कोर्ट नंबर 2। मान लीजिए जयपुर का हाई कोर्ट है या राजस्थान का हाई कोर्ट है और ये गुजरात का हाई कोर्ट है, इसके अंतर्गत आ रहा है। तो क्या होगा, अपील उस हाई कोर्ट में की जाएगी जहां वो वाद लाया है, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो कोर्ट है। तो जिस जुरिस्डिक्शन में, जिस अधिकारिता में वो कोर्ट स्थित है, उस कोर्ट में क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन लगाएगी उस संबंध में। ये पूरा एप्लीकेशन कहाँ लगाई जाएगी उस संबंध में प्रोविजन दे रहा है। एक बार एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं जिससे आपको ये चार्ट ढंग से समझ में आ जाए। जहां अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय हैं, जैसे कई सेशन कोर्ट हो गए, उनके अधीनस्थ कोर्ट। ठीक है, एक ही न्यायालय अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं। ठीक है, जैसे 2 कोर्ट हो गए, ये इन दोनों के अधीनस्थ है, तो यानी सेशन कोर्ट के अधीनस्थ है। तो किसी क्या होगा, कोई भी क्या कर सकता है, सेशन कोर्ट के अधीनस्थ लगा सकता है। फिर बोल रहा है ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालयों में, इस सेशन कोर्ट में भी अपील हो सकती है, सेशन कोर्ट 1 में भी और सेशन कोर्ट 2 में भी। तो ये बोलेगा कि भाई आप किसी में भी मत करो, हाई कोर्ट में जाके अपील कर दो। फिर ये बोल रहा है भाई हाई कोर्ट ही अलग अलग हो गए, राजस्थान का हाई कोर्ट हो गया जयपुर का, और ना हाई कोर्ट हो गया गुजरात का। तो फिर हम किसमें करेंगे, तो जो अधिकारिता रखता है, जुरिस्डिक्शन रखता है, उसमें वाद लाया गया है, वहां पर आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई बात समझ में।
अगर जरा सा भी डाउट हो तो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब सेक्शन 24 देखो क्या बोल रहा है, अंतरण और प्रत्याहरण की शक्ति, यानी जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रोवल कैसे किया जाएगा सेक्शन 24 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न केवल प्री के लिए बल्कि मेन के लिए भी, ठीक है। प्री और मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो बात करूं, क्या बोल रहा है पहले नंबर का पॉइंट, कितने पॉइंट है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत टोटल 5 पॉइंट है। क्या हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी सेक्शन को पढ़ते हैं तो हमको देखना चाहिए कि भाई हमको इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखनी होती है। तो 5 पॉइंट देखने हैं इसके अंतर्गत। क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले कि किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के बाद आवेदन पर जो सुनवाई के इच्छुक हो स्वप्रेरणा से हाई कोर्ट या डीजे कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। एक बार आप लैंग्वेज देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या खिचड़ी बन रखी है, लेकिन ऐसा नहीं। क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले वाला पॉइंट कि किसी भी पक्षकार के आवेदन पर पक्षकारों को सूचना देने के बाद जो भी सुनवाई के इच्छुक हो स्वप्रेरणा से हाई कोर्ट या डीजे कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। किस संबंध में, अंतरण और प्रत्याहरण के संबंध में, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कब लगाएंगे, वाद अपील कार्यवाही को सक्षम अधिकारिता में ट्रांसफर करने के लिए, यानी खुद के केस को, चाहे वो नॉर्मल केस हो चाहे वो अपील का केस हो, उस प्रोसीडिंग को सक्षम अधिकारिता वाले केस कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए कर सकता है। अपने समक्ष लंबित किसी वाद, अपील या अन्य का प्रत्याहरण क्या होता है, विड्रोवल करने के लिए कर सकता है। किसी ट्रायल या निपटारा करने के लिए कर सकता है। सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है। कौन कर रहा है ये ट्रांसफर, कोर्ट कर सकता है। किसी भी पक्षकार के आवेदन पर पक्षकारों को सूचना देने के बाद जो भी सुनवाई के इच्छुक हो उनको सुनने के बाद, सूचना देने के बाद हाई कोर्ट या जिला न्यायालय, कौन करेगा, हाई कोर्ट या जिला न्यायालय करेगा ऐसा। किसी भी प्रकरण पर, यानी कि किसी भी मामले की प्रोसीडिंग चल रही है उसमें किसी भी समय किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए लंबित है, पेंडिंग चल रही है, अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को अंतरित कर सकता है जो उसका विचारण करने, निपटारा करने के लिए सक्षम है। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार देखिए आप दोबारा इसको, क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट या डीजे कोर्ट क्या करेगा, या तो पार्टीज ने आवेदन किया है, पक्षकारों को सूचना दी है, जो भी सुनवाई के इच्छुक है उनको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन वगैरह देने के बाद जो प्रोसीडिंग हमारी चल रही है उसके किसी भी प्रक्रम में क्या कर सकता है, सक्षम अधिकारिता वाले कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, प्री का क्वेश्चन हो सकता है कौन ट्रांसफर करेगा, तो ये लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकता है, उसका विचारण या निपटारा करेगा। अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अधीनस्थ अंतरित कर सकता है, या तो वो खुद करेगा इसका ट्रायल और निपटारा, ठीक है, या फिर जो उसका अधीनस्थ कोर्ट होगा, जैसे हाई कोर्ट का नीचे वाला सेशन, सेशन का नीचे वाला कोई अदर कोर्ट, तो वो क्या करेगा, उस कोर्ट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये जैसे इसको कर सकता है, ठीक है, या तो किसके लिए करेगा, अंतरण कर सकता है या प्रत्याहरण कर सकता है। विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्याहरण कर सकता है जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया हो। ठीक है, इसके लिए क्या बोल रहा है कि अपर सहायक जज अंडर डीजे कोर्ट होंगे। एक मिनट रुकिए, अपर और सहायक जो न्यायाधीश हैं, क्या बोल रहा है देखिए, सेक्शन 3 में हमको दे रखी है कि वहां पे स्पष्टीकरण दे रखा है हमको कि अपर और सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय जिला न्यायालय के अधीन समझे जाएंगे। ये सहायक लिख लो, सहायक है ये। अपर या सहायक जज किसके अंडर में होंगे, डीजे, जैसे ये डीजे कोर्ट हो गया, इसके नीचे कौन होंगे, ये अपर या सहायक न्यायाधीश, ये बोल रहा है। आई बात समझ में। अब कार्यवाही क्या होती है, तो डिक्री ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसीडिंग होती है वो इसके अंतर्गत आती है। 4 बोलता है कि किसी लघुवाद न्यायालय से
इस धारा के अधीन अंतरित या प्रत्याहृत किसी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय ऐसे वाद के लिए लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा। जस्ट हमको बताया गया है लघुवाद न्यायालय क्या होता है, नॉट इंपॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए। 5 कहता है जिसे अधिकारिता नहीं है उसे मामला अंतरित नहीं किया जाएगा, कि भाई आपको वो कोर्ट उस मामले को मतलब सॉल्व करने की आपके पास पावर ही नहीं है, तो क्या आपको वो मामला सौंपेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बोल रहा है, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है उसे मामला ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये होता है कि जिस कोर्ट को मामला ट्रांसफर किया गया है वहां प्रक्रिया कहां से चालू करेगा, तो जहां से उसको ट्रांसफर किया गया है वहीं से तो चालू करेगा ना, ये वाली बात बोल रहा है। ठीक है, एक बार इसको हल्का सा रीड कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि जिस कोर्ट को मामला ट्रांसफर किया गया है वह उसका पुनः विचारण कर सकता है, उस प्रक्रम में आगे प्रोसीडिंग वगैरह कर सकता है जहां से उसको ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, मान लीजिए प्रोसीडिंग चल रही है, इस फेज पे इसको मामला ट्रांसफर किया गया है या विड्रॉल किया गया है, तो ये यहाँ से प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएगा, ये वाली बात बोल रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर के पॉइंट में बोलिए हमको ये वाली बात। थर्ड में तो हमको स्पष्टीकरण दे रखे हैं कि भाई क्या होगा, डीजे कोर्ट के अधीनस्थ कौन होगा, प्रोसीडिंग क्या होगी। फोर्थ में बोला गया लघुवाद न्यायालय क्या होता है, और फिफ्थ कह रहा है जिसे अधिकारिता नहीं है क्या वो उसको मामले का ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, उसे ट्रांसफर नहीं करते हैं। और इसका सेक्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25। सेक्शन 25 देखिए, वादों आदि को उच्चतम न्यायालय की शक्ति, वादों आदि के अंतरण की है ये, अंतरण यानी कि ट्रांसफर की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट ईटीसी, तो क्या होगा, किसी पक्षकार के आवेदन पर इनको सूचित करने के बाद न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। कौन सा कोर्ट होगा यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मामला ट्रांसफर किया जाए। समावेदन यानी कि परमिशन के द्वारा, और अनुसमर्थन में क्या होगा, ऐसी परमिशन देने के लिए एक शपथ पत्र लगाना होगा। ऐसा कोर्ट पुनः विचारण करेगा या प्रक्रम में आगे कार्यवाही करेगा, यानी अगर उसको लगता है कि रीट्रायल करनी चाहिए तो रीट्रायल करेगा, अदरवाइज जहां से उसको प्रोसीडिंग दी गई है वो उससे आगे कार्यवाही करेगा जिससे वो अंतरित किया गया था। मान लीजिए कोर्ट 1 से कोर्ट 2 को ट्रांसफर किया गया है, तो अगर उसको लगता है कोर्ट 2 को कि भाई मुझे रीट्रायल करनी चाहिए तो रीट्रायल करेगा। अगर इसको लगता है कि नहीं यहाँ से मुझे मामला सौंपा गया है तो मैं यहीं से आगे कार्यवाही करूंगा, तो जहां से उसको ट्रांसफर किया गया है मामला वो वहां से आगे भी कार्यवाही कर सकता है। आवेदन अगर उसको तंग या तुच्छ करने वाला लगता है तो 2000 रुपए तक का फाइन होगा। वाद या अपील या कार्यवाही को लागू करने वाली विधि होगी, यानी कहां कहां पर लागू होगा, वाद, अपील या कार्यवाही पर ये चीज लागू हो जाएगी। इस धारा के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए आवेदक को आदेश दे सकेगा कि प्रतिकर के रूप में 2000 रुपए से अनधिक ऐसी राशि संदर्भ करे जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों को समझे। इस वाले पॉइंट की बात कर रही हूं मैं कि अगर आवेदन तंग या तुच्छ करने वाला लग सकता है तो उस आवेदन को खारिज कर देंगे और आवेदक को आदेश दिया जाएगा कि 2000 रुपए तक का फाइन। मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये वाली बात है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्री में पूछी गई है, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो 5th नंबर वाली बात है ना, वाद, अपील या कार्यवाही को लागू करने वाली होगी, ये वाली बात बोली गई है कि इस धारा के अधीन अंतरित वाद यानी ट्रांसफर का जो वाद होगा, अपील या कार्यवाही होगी, उन सब पे ये लागू हो जाएगी। ठीक है, आज हमने कौन कौन से सेक्शन कंप्लीट किए हैं, सेक्शन नंबर कंप्लीट किया है हमने 18 से लेके 25 तक। वाद करने वाले जो स्थान वाला पार्ट था ना वो हमने आज कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमने 15, 16, 17 का हल्का सा रिवीजन देखा था, क्योंकि हम वो नेक्स्ट पहले वाली बिफोर क्लासेस में देख के आए थे। उसके बाद आज हमने 18 से लेके 25 तक एक बड़े पार्ट को कवर किया है। उम्मीद करती हूँ यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। इसी तरह मिलते हैं।